वेलकम बैक एवरीवन। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए। और मॉर्निंग में हमने 15 प्रश्नों की प्रैक्टिस की थी और इस टेस्ट में हम 25 प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे और उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे जहाँ तक हो चुका था। तो 15 हो गए थे, अब इसमें 16 to 40 तक कवर करेंगे हम। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और अधिकतर प्रश्न इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी के हैं। ठीक है, बिल्कुल ए क्लास वाले, किसी भी स्टेट के पीसीएस के लिए और यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जो मई में है इसी मंथ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के जनसंख्या घनत्व के संदर्भ में सही कथन है, यानी पॉपुलेशन ऑफ डेंसिटी। वर्ष 2011 में जनघनत्व 324 से बढ़कर 382 प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया। यह विश्व के औसत जनसंख्या घनत्व 2011 से काफ़ी अधिक है। बिल्कुल, 2011 में जो औसत वैश्विक घनत्व था यानी पॉपुलेशन ऑफ डेंसिटी, वो तो 46 था मात्र। ठीक है, यहाँ 382 है तो बहुत ज़्यादा है। करेक्ट है दोनों के दोनों कथन, सी है इसका आंसर। देखिए, भारत का जनघनत्व वर्ष 2011 के सर्वेक्षण से पता चलता है कि भारत में जनसंख्या घनत्व के आंकड़े में काफ़ी वृद्धि हुई। भारत के जनसंख्या घनत्व वर्ष 2011 के रिकॉर्ड बताते हैं कि वर्ष 2011 में जनसंख्या घनत्व 324 से बढ़कर 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया। और विश्व के मतलब ये जो नंबर है वो विश्व के औसत जनघनत्व से काफ़ी अधिक है। कितने से? 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं। इन सभी टेस्ट किया फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं नंबर इस पर व्हाट्सअप करके। फुल टेस्ट सीरीज आपको पीडीएफ फॉर्मेट मिलेगी। पेड टेलीग्राम ग्रुप आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेट करता हुआ, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? 2011 के बाद से कोई जनगणना तो हुई नहीं है, अब हो रही है। ठीक है, तो अभी तक तो आंकड़े पुराने वाले ही चलेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व है यानी पॉपुलेशन ऑफ डेंसिटी, स्टेट पूछ रहा है इसमें, बिहार। ठीक है, सी है इसका आंसर। तो वर्ष 2011 में बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर 1102 व्यक्ति का जन घनत्व था या जनसंख्या घनत्व था, जो सूचीबद्ध राज्यों में सबसे अधिक था। तो विकल्प बी करेक्ट हो गया। अच्छा, इसी का कंपैरिजन अगर केंद्र शासित प्रदेश से करें तो राजधानी दिल्ली से। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली भारत के राज्यों में वर्ष 2011 में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते थे उस समय। ठीक है, अब तो कहानी 13-14 साल और हो गई है और बढ़ गए होंगे। अरुणाचल प्रदेश राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है, जो केवल 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं वहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार। अब थोड़े बहुत आंकड़े बढ़ गए होंगे। ये जो जनसंख्या घनत्व है, पॉपुलेशन ऑफ डेंसिटी, जिस शहर की जितनी बढ़ती जाएगी वो उतना गंदा होता जाएगा। ठीक है, उसकी हवा गंदी, उसका पानी गंदा, उसकी मिट्टी गंदी, क्योंकि सबसे ज़्यादा निकलता है हाउस होल्ड वेस्ट। और जो ऑटोमोबाइल दौड़ रहा है, ठीक है, कार्बन एमिशन हो रहा है उससे भी बहुत गंदा है दिल्ली। ठीक है, चीन का जो शेंजेन है उसमें भी सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, 7,000 है वहाँ पर, और यहाँ 11,297। ठीक है, फिर भी उसमें साफ़ सफाई है, उसकी एयर क्वालिटी अच्छी है। दिल्ली की तो बर्बाद है। चलिए 18वां प्रश्न है, यमुना यहाँ नाला बनी हुई है। 18वां प्रश्न है, ठीक है, कोई भी सरकार आती है यमुना को कोई साफ करना नहीं चाहता। 18वां प्रश्न है, भारत में रेशम उत्पादन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन है यहाँ पर। भारत विश्व में रेशम का तीसरा और सबसे बड़ा उत्पादक उपभोक्ता है। भारत विश्व में रेशम का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक उपभोक्ता है, पहला स्टेटमेंट तो ये हो गया। और कर्नाटक देश का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक राज्य है, दूसरा स्टेटमेंट ये हो गया। देखिए, भारत विश्व में तीसरा नहीं दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। कर्नाटक देश का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, केवल पहला वाला सही है। जहाँ जहाँ दो है उसको एलिमिनेट कर दीजिए। तो रेशम उत्पादन, जिसे रेशम पालन
के रूप में भी जाना जाता है। कच्चे रेशम के उत्पादन के लिए रेशम कीट पालन को संदर्भित करता है। रेशम के कीटों की कई व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं, जिनमें बॉम्बेक्स मौरी सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली और व्यापक रूप से अध्ययन की गई प्रजाति है। भारत जो है विश्व में रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा उपभोक्ता है, न कि तीसरा। ठीक है। देश के कच्चे रेशम उत्पादन में हाल के वर्षों में निरंतर वृद्धि दर्ज की गई है। पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि तीसरा नहीं है, दूसरा है। कर्नाटक भारत का प्रमुख रेशम उत्पादक राज्य है, जिसका वर्ष 2023-24 में 12,463 मीट्रिक टन कच्चे रेशम का योगदान रहा। इसका देश के कुल कच्चे रेशम उत्पादन में लगभग 32% और भारत के मलबरी कच्चे रेशम उत्पादन में लगभग 42% का योगदान रहा। इसका किसका? कर्नाटक की बात हो रही है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की फेवरेट है लेटेराइट मिट्टी, और इसके अतिरिक्त एक ब्लैक सॉइल बहुत प्रश्न बनते हैं। काली मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी से। भारत में काली मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। यह मृदा नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थों से समृद्ध होती है। समृद्ध नहीं होती, इसमें नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थों की कमी पाई जाती है। इस मृदा का उपयोग मुख्य रूप से गन्ना और काजू की खेती के लिए किया जाता है। कौन सा सही है? देखिए, ये जो लेटराइट मिट्टी है मुख्य रूप से काजू की खेती के लिए तो उपयुक्त है, लेकिन गन्ने की खेती के लिए नहीं। गलत है दोनों के दोनों, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। कई बार मैंने भी प्रश्न बनाया इस पर, लेटराइट मिट्टी पर, ताकि हर तरह से प्रैक्टिस हो जाए। तो हमेशा याद रखना, इसमें लोहा और एल्युमिनियम तो समृद्ध मात्रा में होते हैं, प्रचुर मात्रा में होते हैं, लेकिन कार्बनिक पदार्थों की इसमें कमी पाई जाती है, जैसे कि नाइट्रोजन, पोटास, पोटेशियम, चूना। लेटराइट मिट्टी का अध्ययन सबसे पहले ब्रिटिश भूगोलवेत्ता एफ बुकानन ने 1905 में किया था। ये मुख्य रूप से भारत के पर्वतीय क्षेत्रों जैसे कि पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, राजमहल पहाड़ियाँ, सतपुड़ा, विंध्य और ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के साथ साथ असम की उत्तरी कछार पहाड़ियों और मेघालय की गारो पहाड़ियों में पाई जाती है लेटराइट मिट्टी। ये जो मिट्टी है इसमें लोहा और एल्युमिनियम तो प्रचुर मात्रा में होता है, लेकिन कार्बनिक पदार्थों की इसमें कमी पाई जाती है, जैसे कि नाइट्रोजन की कमी, पोटास की कमी, पोटेशियम, चूना, ठीक है, और कार्बनिक पदार्थों की कमी। गन्ने के उत्पादन प्रायः लेटराइट मिट्टी पर नहीं किया जाता, लेकिन निम्न पोषक तत्व सहन करने की क्षमता के कारण काजू की खेती इस मिट्टी में की जाती है। हालांकि लेटराइट मृदा प्राथमिक उपयोग गन्ने की कृषि के लिए नहीं है, तो गलत है दोनों के दोनों। चलिए 20वां प्रश्न है, काउंटिंग करेंगे तो 5वां प्रश्न है। चिल्का झील से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर। यह भारत का एकमात्र क्षेत्र है जहाँ इरावदी डॉल्फिन पाई जाती है। इसे वर्ष 2011 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। देखिए, चिल्का झील भारत का पहला रामसर स्थल है। 2011 तो बहुत बात की बात है, 1981 में इसको रामसर स्थल घोषित किया गया था। गलत है, दूसरा वाला, केवल पहला वाला ही सही है। भारत का एकमात्र क्षेत्र है जहां इरावदी डॉल्फिन पाई जाती है। ओडिशा की जो चिल्का लेक है वो भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी लवणीय झील है। ठीक है, ये जो चिल्का है न केवल भारत बल्कि एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये जो चिल्का है कैस्पियन सागर, एरल सागर, मध्य एशिया, रूस और हिमालय जैसे दूरस्थ क्षेत्रों से प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करती है। यह झील भारत में इरावदी डॉल्फिन की एकमात्र ज्ञात समष्टि का आवासीय क्षेत्र होने के लिए भी प्रसिद्ध है। ये जो डॉल्फिन है जिसे संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है, विश्व में केवल 6 अन्य स्थानों पर पाई जाती है। उनमें से 5 स्थानों पर इनकी समष्टि संकटग्रस्त है। वर्ष 1981 में, न कि 2011 में, चिल्का झील को रामसर अभिसमय के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की पहली भारतीय आर्द्रभूमि के रूप में नामित किया गया था। झील के भीतर स्थित एक नलवाना द्वीप है, नलवाना द्वीप। ये नलवाना द्वीप इस रामसर निर्धारित आर्द्रभूमि का मुख्य क्षेत्र है। ठीक है, तो पहला सही है, दूसरा गलत है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर,
भारत के पहले रामसर स्थल यानी रामसर साइट चिल्का झील ओडिशा की और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का, इन दोनों को एक साथ मान्यता मिली थी 1 अक्टूबर 1981 को। ठीक है, भारत के पहले रामसर स्थलों के रूप में याद रखना। 21वां प्रश्न बर्ड ज्योग्राफी, विक्टोरिया झील निम्न में से किस देश से सीमाबद्ध नहीं है? TKU तंजानिया, केनिया, युगांडा, हमेशा याद रखना। तंजानिया, केनिया, युगांडा, तो साउथ सूडान नहीं होगा। अफ्रीका की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी स्वच्छ जल की झील विक्टोरिया झील केन्या, तंजानिया, युगांडा से लगती है। दक्षिण सूडान की विक्टोरिया झील के साथ कोई सीमा नहीं है। साउथ सूडान देश की विक्टोरिया झील के साथ कोई सीमा नहीं है। यह युगांडा के उत्तर में स्थित है और नील नदी बेसिन का हिस्सा है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से झील से नहीं जुड़ा है। विक्टोरिया झील वाइट नील का भी स्रोत है, जो नील नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। तो सब आपको पता चल ही गया होगा, पिछले टेस्ट में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि ब्लू नील, वाइट नील कौन कौन सी लेक से निकलती हैं, फिर आगे वो कौन सा स्थान है खार्तूम सूडान में जहाँ ये एक हो जाती हैं। चलिए 22वें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कारक प्रत्यक्षतः महासागरीय लवणता के वितरण को आकार देने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं? इसी तरह का प्रश्न कल या परसों के टेस्ट में था, ये शायद मॉर्निंग के ही टेस्ट में था। महासागरीय या सागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारक वही पूछ रहा है ये। वाष्पीकरण, वर्षण, महासागरीय धाराएं, नदी अंतर्वाह और महासागर नितल की स्थलाकृति। वाष्पीकरण वर्षण तो है, वाष्पोत्सर्जन अगर इसके अतिरिक्त होता वो भी है, नदी अंतर्वाह ये भी है, महासागरीय धाराएं यानी ओशन करंट भी हैं, महासागर नितल की स्थलाकृति ये नहीं होगा। तो जहाँ 4 है उसको हटा दीजिए, 1 2 3 केवल बी। तो वाष्पीकरण और वर्षण प्रत्यक्षतः लवणता को प्रभावित करते हैं। उच्च वाष्पीकरण उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लवणता में वृद्धि होती है, जबकि अत्यधिक वर्षण से इसमें कमी आती है। नदी का प्रवाह, नदी का पानी मीठा होता है, सागर का नमकीन होता है, तो जितना ज़्यादा नदी का जल सागर में मिलेगा लवणता कम होगी ना। तो नदी का प्रवाह तटीय क्षेत्रों में लवणता को कम करता है, ठीक है, खासकर बाल्टिक सागर में, बंगाल की खाड़ी में। महासागरीय धाराएं जो ओशियन करंट हैं लवणीय जल का पुनर्वितरण करती हैं। गर्म धाराएं लवणता में वृद्धि करती हैं, जबकि ठंडी धाराएं इसे कम करती हैं। तो बिल्कुल ओशियन करंट प्रभावित करेंगी लवणता को। अब जो चौथा ऑप्शन था, महासागर नितल की स्थलाकृति प्रत्यक्षतः लवणता वितरण को प्रभावित नहीं करती है। यह महासागर परिसंचरण प्रतिरूप को प्रभावित करती है, लेकिन लवणता मुख्य रूप से जलवायु और जल विज्ञान प्रक्रियाओं पर निर्भर करती है। तो बी ही सही है, 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 23, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर की विशेषता है अत्यधिक ज्वालामुखी विस्फोट, गहरे महासागरीय गर्त, उच्च भूकंपीय गतिविधि, विवर्तनिक उत्पत्ति संबंधी विशाल अलवणीय झीलें। कौन कौन सी विशेषताएं हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर की? बिल्कुल प्रशांत महासागर में ये बनते हैं, और सबसे जो गहरा है वो मेरियाना गर्त यही है, तो ये भी सही हो गया। अत्यधिक ज्वालामुखी विस्फोट बिल्कुल होते हैं, भूकंप की भी हैं गतिविधियाँ। विवर्तनिक उत्पत्ति हटा दीजिए इसको। विवर्तनिक उत्पत्ति संबंधी विशाल अलवणीय झीलें पैसिफिक रिंग ऑफ फायर वाले क्षेत्र में नहीं पाई जाती। तो 4 यहाँ भी एलिमिनेट होगा। इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 2 और 3। देखिए, प्रशांत महासागर के परितः पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पृथ्वी पर सर्वाधिक भूकंपीय और ज्वालामुखी सक्रिय क्षेत्र है। यह अत्यधिक ज्वालामुखी विस्फोटों, गहरे महासागरीय गर्तों जैसे कि मेरियाना गर्त पढ़ा भी होगा आपने, और उच्च भूकंपीय गतिविधि, भूकंप और सुनामी के लिए जाना जाता है। हालांकि विवर्तनिक उत्पत्ति की विशाल ताजे पानी की झीलें जैसे कि वेकाल झील हो गई, टंगानिका झील हो गई, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का भाग नहीं है। ये भ्रंश घाटियों यानी रिफ्ट वैलियों में पाई जाती हैं, ना कि प्रविष्टन क्षेत्रों में यानी सबडक्शन जोन में।
पनामा नहर निम्नलिखित में से किस महासागर को जोड़ती है? पनामा कैनाल जोड़ती है अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। पनामा नहर अटलांटिक महासागर जो कि कैरेबियन सागर के माध्यम से और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली एक कृत्रिम जलमार्ग है। यह पनामा जलमर्ग को काटकर बनाया गया जो उत्तर और दक्षिण अमेरिका के बीच स्थित है। यह लगभग 82 किलोमीटर लंबी नहर वैश्विक व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है। 82 किलोमीटर लंबी है और इसके बन जाने से 13,000 किलोमीटर का जो रास्ता है वो कम हुआ है। अच्छा, इसका जो उत्तरी छोर है, इसका उत्तरी छोर है और एक दक्षिणी छोर है। उत्तरी छोर पूरब की तरफ अटलांटिक महासागर को और दक्षिणी छोर पश्चिम की तरफ प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ता है। अच्छा, यह नहर जहाज़ों को इन दो बड़े महासागरों के बीच यात्रा करने के लिए एक सीधा मार्ग प्रदान करती है। इस नहर के बन जाने से 13,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी कम हो जाती है। चबहार पोर्ट निम्नलिखित में से किस खाड़ी में स्थित है? ओमान की खाड़ी। चबहार बंदरगाह जो है ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में मकरान तट पर ओमान की खाड़ी में स्थित है। भारत ने इस सामरिक बंदरगाह को विकसित करने के लिए मई 2015 में ईरान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, इसके बाद अगले ही वर्ष यानी मई 2016 में भारत, ईरान और अफ़गानिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय परिवहन और पारगमन गलियारा स्थापित करने के लिए एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसे आम तौर पर चहबार समझौते के रूप में जाना जाता है, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय संपर्क और व्यापार को बढ़ाना था। तो 15 में भारत और ईरान थे, 16 में इसमें अफ़गानिस्तान भी आ गया। चबहार बंदरगाह जो है इस परियोजना में दो प्रमुख टर्मिनल शामिल हैं, शाहिद कलंतरी बंदरगाह और शाहिद वेहिस्ती बंदरगाह। ईरान ने भारत को शाहिद वेहिस्ती, मतलब ये जो दूसरा वाला है, इस बंदरगाह को विकसित करने का प्रस्ताव दिया, जिसे भारत ने क्षेत्र में अपनी व्यापक सामरिक तथा कनेक्टिविटी संबंधी उद्देश्यों के भाग के रूप में स्वीकार किया। क्वेश्चन नंबर 26, दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, अभिकथन ए और कारण आर। हड़प्पा के हथियार जैसे कुल्हाड़ी, भाले और तीर के सिरे अधिकतर रक्षात्मक प्रकृति के थे, क्योंकि हड़प्पा के पुरातात्विक अवशेषों में तलवार जैसे आक्रामक हथियारों का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ए सही है किंतु आर गलत है। क्या है इसका आंसर? अभिकथन ए, हड़प्पा के हथियार जैसे कुल्हाड़ी, भाले और तीर के सिरे अधिकतर रक्षात्मक प्रकृति के थे। बिल्कुल, हड़प्पा के पुरातात्विक अवशेषों में तलवार जैसे आक्रामक हथियारों का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। बिल्कुल, ये पहला दूसरा दोनों सही हैं। व्याख्या भी कर रहा है अभिकथन की, तो सी है इसका आंसर। ठीक है, सी है इसका आंसर। हड़प्पा के लोगों को लगभग सभी प्रमुख धातुओं का ज्ञान था, केवल लोहे को छोड़कर, याद रखना। वे सोने और चांदी से विभिन्न वस्तुएं बनाते थे, जिनमें सोने का उपयोग मोतियों, बाजूबंदों, सुइयों और अन्य आभूषणों को बनाने के लिए किया जाता था। हालांकि उनकी भौतिक संस्कृति में सोने की तुलना में चांदी का उपयोग होता था। हड़प्पावासी कुल्हाड़ी, भाले, छेनी और चाकू सहित कई प्रकार के औजारों और हथियारों का उपयोग करते थे, जिनमें से कई रक्षात्मक या उपयोगितावादी उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाते थे। तलवार जैसे आक्रामक हथियारों का अभाव यह दर्शाता है कि समाज स्पष्ट रूप से सैन्यवादी नहीं था। इसलिए अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और व्याख्या भी कर रहा है।
चलिए, ज्वालामुखी विस्फोट से किस पर्वत का निर्माण हुआ है? ब्लॉक पर्वत यानी ब्लॉक माउंटेन, बलित पर्वत यानी फोल्ड माउंटेन, संचयन पर्वत यानी एक्युमुलेशन माउंटेन्स, और है अवशिष्ट पर्वत यानी रेजिडुअल माउंटेन। ब्लॉक पर्वत और वलित पर्वत दोनों अलग अलग हैं, याद रखना। ठीक है, वलित फोल्ड माउंटेन हो गया, ब्लॉक क्लोज्ड माउंटेन भी इसको बोलते हैं। दोनों के एग्जाम्पल अलग हैं। यहाँ उत्तर ज्वालामुखी विस्फोट से उत्पन्न पर्वत या वो ज्वालामुखी विस्फोट से जिन पर्वतों का निर्माण होता है उनको तो ज्वालामुखी पर्वत ही कहेंगे ना, ज्वालामुखी पर्वत या संचयन पर्वत। ठीक है, अकोमुलेशन माउंटेन सी है इसका आंसर। अब ज्वालामुखी पर्वत लिख देता तो आसान हो जाता, सीधे लग जाते। सभी को एक्सप्लेन कर देते हैं। वलित पर्वत यानी फोल्ड माउंटेन जो है वो प्लेटों के टकराने यानी संपीड़न से बनते हैं, जबकि जो ब्लॉक पर्वत हैं यानी ब्लॉक माउंटेन प्लेटों के खिंचाव यानी भ्रंशन से उत्पन्न होते हैं। ये याद रखना, छोटी छोटी चीज़ें, कौन संपीड़न से बन रहा है, कौन भ्रंशन से बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल, वलित पर्वत यानी फोल्ड माउंटेन, हिमालय एक वलित पर्वत है, नवीन वलित पर्वत है। आल्प्स वलित पर्वत, एंडीज वलित पर्वत। ब्लॉक यानी जो क्लोज्ड माउंटेन है, सतपुड़ा भारत में एक ब्लॉक पर्वत है, और ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में ब्लॉक पर्वत है, और वोजेज फ्रांस में एक ब्लॉक पर्वत है। अब आ जाइए संचयन पर्वत पर। ठीक है, इन्हें ज्वालामुखी पर्वत यानी वोल्केनिक माउंटेन्स भी कहा जाता है। ठीक है, ये वे पहाड़ हैं जो ज्वालामुखी उद्गार के दौरान बाहर निकलने वाले पदार्थों के जमाव के कारण बनते हैं। इन्हें माउंटेन ऑफ एक्यूमुलेशन के रूप में भी जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ज्वालामुखी पर्वतों के एग्जाम्पल हैं माउंट फ्यूजियामा जापान का, माउंट किलिमंजारो तंजानिया, माउंट कोटोपैक्सी, ठीक है, और माउंट मोनालोआ हवाई द्वीप का, माउंट पोपा म्यांमार। क्या बढ़िया एक्सप्लेनेशन है। चलिए, निम्नलिखित में से किसको संचयन पर्वत, अच्छा इसी से रिलेट करता हुआ एक और प्रश्न है, ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसको संचयन पर्वत के रूप में भी जाना जाता है? ठीक है, एक्युमुलेशन तो ज्वालामुखी पर्वत है, ये बी है इसका आंसर। ज्वालामुखी पर्वत को संचयन पर्वत यानी माउंटेन ऑफ एक्यूमुलेशन के रूप में भी जाना जाता है। वे ज्वालामुखी पदार्थ के संचयन के कारण बनते हैं। उदाहरण, जापान में माउंट फ्यूजी, ठीक है, एंडीज में कोटोपैक्सी, फिलीपींस में माउंट मेयोन आदि। अब आ जाइए 29वां प्रश्न है, वलित पर्वत यानी फोल्ड माउंटेन और ब्लॉक पर्वत यानी क्लोज्ड माउंटेन या ब्लॉक माउंटेन में अंतर के संदर्भ में सही कथन है। तो दो कथन है यहाँ पर, और इसी से रिलेट करते कूट है नीचे। देखिए, वलित पर्वत चट्टानों, कथन एक क्या है, वलित पर्वत चट्टानों के पर्वतों के मुड़ने से बनते हैं, जबकि ब्लॉक पर्वत जमीन के टूटने और ऊपर उठने से बनते हैं। कथन दो है, वलित पर्वत ऊंचे और नुकीली चोटियों वाले होते हैं जैसे कि हिमालय, जबकि ब्लॉक पर्वत की चोटी सपाट और भुजाएं सीधी या खड़ी होती हैं। बिल्कुल, कथन एक भी सही है, कथन दो भी सही है, ये दोनों के दोनों सही हैं, सी है इसका आंसर। काफ़ी टेस्ट बड़ा होने वाला है, 40 मिनट के ऊपर चला जाएगा। वलित पर्वत यानी फोल्ड माउंटेन और ब्लॉक पर्वत यानी ब्लॉक माउंटेन कह लीजिए, क्लोज्ड माउंटेन कह लीजिए। निर्माण प्रक्रिया और आकार, वलित पर्वत चट्टानों के पर्वतों के मुड़ने से बनते हैं, जबकि ब्लॉक पर्वत जमीन के टूटने और ऊपर उठने से बनते हैं। आकार की बात करें, वलित पर्वत ऊंचे और नुकीली चोटी वाले होते हैं जैसे कि हिमालय पर्वत, जबकि ब्लॉक पर्वत की चोटी सपाट और भुजाएं सीधी होती हैं। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। ये नंबर इस पर व्हाट्सअप करके, एक छोटा सा अमाउंट है, वन टाइम पेमेंट है पूरे साल के लिए, इतना कम इसलिए रखा है ताकि सभी लोग इसको इजीली अफोर्ड कर सकें। जो लोग वीडियोस देखना पसंद नहीं करते हैं लेकिन एक बार ज़रूर देखा कीजिए, ठीक है, PDF से प्रिंट आउट कराकर प्रैक्टिस कर सकते हो। चलिए, 30वां प्रश्न है, आल्प्स हिमालय रॉकी बलित पर्वतों के उदाहरण हैं। इसके विपरीत पूर्वी अफ्रीका जैसी भ्रंश घाटियाँ और बोजेज जैसे ब्लॉक पर्वत भ्रंशन के उत्पाद हैं।
ठीक बात है, कहना क्या चाह रहा है सब कुछ तो ये क्वेश्चन भी बता दे रहा है। तो नीचे कुछ 4 स्टेटमेंट है यहाँ पर। पहला है वलित पर्वत संपीडन बलों के कारण होते हैं। भ्रंशन घाटियाँ तनाव बलों के कारण होती हैं। ब्लॉक पर्वत ऊर्ध्वाधर विस्थापन के कारण होते हैं। वलित पर्वत ब्लॉक पर्वतों की तुलना में युवा होते हैं क्या? जैसे कि हिमालय वलित है या ब्लॉक है? हिमालय वलित है, तो वलित युवा है ब्लॉक पर्वतों की तुलना में। तो बिल्कुल पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है। ये सारे के सारे सही हैं, सब कुछ क्वेश्चन में बता दिया गया है। 1 2 3 4 डी है इसका आंसर। ठीक है, तो कोई भी एक्सप्लेनेशन एडेड इसमें की नहीं है मैंने, इसी को दोबारा पढ़ लेना, सब कुछ इसी में दिया हुआ है। चलिए, काली मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल के संदर्भ में सही कथन है। इसे कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। यह ज्वालामुखी लावा से निर्मित अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी है क्या? बिल्कुल अत्यधिक उपजाऊ तो होती है ये काली मिट्टी, दोनों के दोनों सही हैं। और काली मिट्टी को यानी ब्लैक सॉइल को रेगुर सॉइल या कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। मुख्य रूप से ज्वालामुखी लावा से निर्मित अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी है ये। यह मिट्टी मिलेगी आपको महाराष्ट्र में, गुजरात में और मध्य प्रदेश के दक्कन पठार में। इसमें नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है। आयरन और चूने की इसमें प्रचुर मात्रा होती है, यानी कार्बनिक पदार्थों की प्रचुर मात्रा। एक और रिलेट करता हुआ इससे प्रश्न है, काली मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो कपास की खेती के लिए। काली मिट्टी, इसे काली लावा मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है। यह मिट्टी रंग में काली और लावा चट्टानों से समृद्ध होती है और इसमें उगने वाली फसल कपास, गन्ना, तंबाकू, बाजरा, गेहूं और तिलहन है। काली मिट्टी की विशेषताओं की बात करें तो इस मिट्टी की बनावट ही इसकी विशेषता है और यह अत्यधिक उपजाऊ होती है। कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने से समृद्ध होती है काली मिट्टी। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की कमी होती है इसमें, मतलब मंद होते हैं। अत्यधिक नमी, अत्यधिक सघन और दृढ़ होती है ये मिट्टी। चलिए, 33वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा संरक्षण का तरीका नहीं है? सीढ़ीदार कृषि यानी टेरेसिंग, अतिचारण को बढ़ाना यानी इंक्रीज ओवरग्रेजिंग, मल्चिंग, समोच्च रेखीय जुताई। मृदा संरक्षण का तरीका है मल्चिंग, सीढ़ीदार कृषि यानी टेरेसिंग, समोच्च रेखीय जुताई ये भी है। ठीक है, लेकिन अतिचरण को कम करना या रोकना मृदा के संरक्षण का तरीका है। डिक्रीज ओवर ग्रेजिंग ना कि इंक्रीज ओवर ग्रेजिंग। अतिचरण को बढ़ाना नहीं है, कम करना है। बी है इसका आंसर। देखिए, मृदा संरक्षण के मुख्य उपायों में है, सबसे पहले तो वृक्षारोपण कीजिए, यानी एफोरेस्टेशन कीजिए, ना कि डिफोरेस्टेशन। याद रखना, ये सबसे ज़्यादा घुसाता है स्टेटमेंट में एग्जामिनर। सीढ़ीदार कृषि कीजिए, टेरेसिंग। समोच्च रेखीय जुताई जो पहाड़ों में होती है। फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन बहुत ज़रूरी है। पवन अवरोधक यानी विंड ब्रेक्स बनाइए। जैविक खाद का प्रयोग कीजिए। मल्चिंग यानी मिट्टी को ढकना मल्चिंग कहलाता है। और अतिचरण को बढ़ाना नहीं है, अतिचरण को रोकना है, ओवर ग्रेजिंग को कम करना है। ये विधियां मिट्टी के कटाव को रोकती हैं, नमी बनाए रखती हैं और पोषक तत्वों को नष्ट होने से बचाती हैं। मृदा संरक्षण का मुख्य उद्देश्य मिट्टी को कटाव यानी इरोजन और क्षरण से बचाकर उसकी उत्पादकता को दीर्घ काल तक बनाए रखना है। ठीक है, मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं, इस तरह की एक्सप्लेनेशन लिख दी तो नंबर दे देगा 10 में से 8। क्वेश्चन नंबर 34 पर आ जाइए। मृत सागर यानी डेड सी के संदर्भ में गलत स्टेटमेंट है। पहला, मृत सागर जॉर्डन, इजराइल और फिलिस्तीन की सीमा पर स्थित है। इसके जल का स्रोत मुख्य रूप से जाम्बेजी नदी है। यह पृथ्वी पर सबसे गहरी खारी झील है क्या, डेड सी? और इसमें कोई भी इंसान डूब नहीं सकता क्या?
देखिए जाम्बेजी कहाँ बहती है अफ्रीका में? ये तो जॉर्डन नदी, जॉर्डन नदी डेड सी के जल का मुख्य स्रोत है, ना कि जाम्बेजी। यही गलत है। पहला सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है। तो अमृत सागर के संबंध में मुख्य तथ्यों की बात करें। स्थान जॉर्डन, इज़राइल और फिलिस्तीन की सीमा पर स्थित है अमृत सागर या डेड सी। विशेषता यह दुनिया का सबसे निचला बिंदु है, यानी सबसे गहरी खारी झील है ये अमृत सागर। पानी की बात करें, अत्यधिक खारा होने के कारण कोई भी इंसान इसमें डूब नहीं सकता। जल स्रोत मुख्य रूप से जॉर्डन नदी, मुख्य रूप से जॉर्डन नदी, ना कि जाम्बेजी मृत सागर के जल का स्रोत है। जाम्बेजी को एक्सप्लेन कर देते हैं। जाम्बेजी नदी अफ्रीका की चौथी सबसे लंबी नदी है। हिंद महासागर में गिरने वाली सबसे बड़ी अफ्रीकी नदियों में से एक है। तो जाम्बेजी कहाँ जल विसर्जन कर रही है अपना? हिंद महासागर में, ना कि मृत सागर में। क्लियर। 35वें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन की पहचान कीजिए। विश्व में सबसे कम वर्षा वाला स्थान क्या अटाकामा डेजर्ट है? और क्या अटाकामा डेजर्ट नॉर्थ अमेरिका में स्थित है? देखिए बिल्कुल, विश्व में सबसे कम वर्षा वाला स्थान अटाकामा रेगिस्तान है, लेकिन ये साउथ अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका में नहीं। विश्व में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है अटाकामा रेगिस्तान, अटाकामा डेजर्ट, जो दक्षिण अमेरिका के चिली देश में स्थित है। इसे दुनिया का सबसे शुष्क स्थान माना जाता है, जहाँ कुछ क्षेत्रों में कई वर्षों तक बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है। ठीक है, कई यानी 500 वर्षों से अधिक। और यह एक वर्षा छाया क्षेत्र है, यानी रेन शेडो एरिया है ये तो वर्षा छाया है। तो वर्षा छाया या वृष्टि छाया क्षेत्र जो होते हैं ना, उनमें बहुत कम वर्षा होती है। 36वां प्रश्न है, अवसादी चट्टानें मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा बनती हैं? अत्यधिक गर्मी और दबाव, परतों में तलछट का जमाव, मैग्मा का ठंडा होना और जमना, ज्वालामुखी गतिविधि। अवसादी चट्टानें मुख्य रूप से बनती हैं परतों में तलछट का जमाव, यानी सेडिमेंट के जमने से। बी है आंसर। ये सब पता होना चाहिए। अब वैसे तो सब करा ही रहा हूँ मैं। अवसादी चट्टानें, चट्टानें 3 प्रकार की, आग्नेय अवसादी 2 मुख्य हैं। इन दोनों से ही तीसरा बनता है कायांतरित या रूपांतरित। तो अवसादी चट्टानें यानी सेडिमेंट्री रॉक्स पृथ्वी की सतह पर चट्टानों के अपक्षय, परिवहन और जमाव के कारण निर्मित परतदार चट्टानें हैं। ये मलबे, जैविक अवशेषों या रासायनिक अवक्षेपों के दबे हुए परतों के संकुचित और सेडिमेंट होने से बनती हैं। ये मुख्य रूप से नदियों, हवा या हिमनदों द्वारा जमा की जाती हैं, जिनमें जीवाश्म यानी फॉसिल प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अच्छा, ये फॉसिल और जीवाश्म क्या आग्नेय में भी पाए जाते हैं प्रचुर मात्रा में? नहीं, अवसादी में। अवसादी चट्टान यानी सेडिमेंट्री रॉक्स के 2 प्रमुख उदाहरण हैं, बलुआ पत्थर यानी सैंडस्टोन और चूना पत्थर लाइमस्टोन। ये भी याद रखना। बलुआ पत्थर रेत के कणों के जमा होने और उनके आसपास में जुड़ने से बनती है। चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट के जमने से बनती है, जिसमें अक्सर समुद्री जीवों के अवशेष यानी जीवाश्म पाए जाते हैं। अन्य उदाहरण कॉन्ग्लोमरेट और शैल भी। ठीक है, शैल और कॉन्ग्लोमरेट भी अवसादी चट्टानों का उदाहरण है। शैल याद रखिएगा, स्लेट नहीं। अब इसी से रिलेट करता हुआ एक और प्रश्न मैंने ऐड किया है इसमें, ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। प्रीवियस ईयर का मतलब ये नहीं है कि यूपी पीसीएस में ही पूछा है, किसी ना किसी एग्जाम में पूछा है, इंपॉर्टेंट है। 37वें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अवसादी चट्टान का उदाहरण है? तो अवसादी चट्टान का उदाहरण इसमें क्या है? ग्रेनाइट तो आग्नेय चट्टान हो गई। कॉन्ग्लोमरेट, ठीक है, सी है इसका आंसर। उत्पत्ति के आधार पर अवसादी चट्टानों को 3 प्रमुख समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। कौन कौन से हैं वो? यंत्रवत रूप से, जैविक रूप से बने। यंत्रवत रूप से बनी हैं सैंडस्टोन,
कॉन्ग्लोमोरेट, चूना पत्थर, सैल और लेस इसके उदाहरण है। जैविक रूप से गीजराइट, चाक, चूना पत्थर और कोयला इसके उदाहरण हैं। ठीक है, यंत्रवत रूप से हो गए, जैविक रूप से हो गए। अब देखिए रासायनिक रूप से। रासायनिक रूप से जो अपसादी चट्टान है वो है कोरट, चूना पत्थर, हैलाइट, पोटास। ठीक है, तो चूना पत्थर जैविक और रासायनिक दोनों रूप हो गए। चलिए, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग करती है? देखिए, यह हैगा एशिया और यह है यूरोप। इसको ये अलग कर रही है बीच में, यह है यूराल माउंटेन। ठीक है, ये जो यूराल पर्वत है ना, ये एशिया और यूरोप को अलग कर रहा है। अच्छा, ये जो कैस्पियन सी, ब्लैक सी, इसके बीच में एक है काकेकस पर्वत। उस पर भी प्रश्न आ जाता है कि काला सागर और कैस्पियन सागर को कौन अलग करता है, तो काकेकस पर्वत। और ये जो कैस्पियन सागर है ये भी देखा जाए तो एशिया और यूरोप को अलग कर रहा है। यहाँ पर्वतमाला पूछ रहा है तो उत्तर क्या हो जाएगा? यूराल। यूराल पर्वत या यूराल माउंटेन मुख्य रूप से यूरोप और एशिया के बीच पारंपरिक भौगोलिक सीमा का काम करते हैं। रूस में स्थित यह पर्वत श्रृंखला उत्तर से दक्षिण की ओर लगभग 2500 किलोमीटर तक फैली हुई है, जो यूरोपीय रूस को यानी पश्चिम की तरफ, साइबेरिया या एशियाई रूस यानी पूर्व की तरफ उसको अलग करती है, यानी यूरोप और एशिया को अलग करती है। स्थिति की देखें, ये पर्वत आर्कटिक महासागर के तट से लेकर कजाकिस्तान की सीमा के पास तक फैले हैं। अन्य भौगोलिक सीमाएं यूराल पर्वत के अलावा काकेकस पर्वतमाला है एक, जो यूरोप के दक्षिण पूर्व में है। कैस्पियन सागर और यूराल नदी ये भी यूरोप और एशिया की सीमा निर्धारित करने में भूमिका अदा करते हैं। लेकिन वहाँ पर्वतमाला पूछी है इसलिए यूराल उत्तर है। सबसे ऊंची चोटी, यूराल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट नारोदनाया। ठीक है, माउंट नारोदनाया। चलिए, 39वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत जो है काला सागर यानी ब्लैक सी और कैस्पियन सागर यानी कैस्पियन सी को अलग करता है? ब्लैक सी और कैस्पियन सी को अलग करता है, ऊपर अभी बता ही दिया है मैंने आपको। यह है कैस्पियन सी और यह है ब्लैक सी। ये पूरे में फैला है काकेकस पर्वत, बहुत सारे देशों में फैला है काकेकस पर्वत। ठीक है, इसमें रूस भी है, आर्मेनिया भी है, जॉर्जिया भी है, अजरबैजान भी है। और इसमें भी ये जो काकेकस है इसमें भी दो पार्ट हैं इसके। ये ऊपर वाला है ग्रेटर काकेकस और नीचे वाला है लेजर काकेकस, लेसर काकेकस। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। तो काकेकस पर्वत भी है इसका आंसर। काकेकस पर्वत एशिया और यूरोप के बीच चौराहे का बिंदु है। यह कैस्पियन सागर और काला सागर के बीच फैला है। यह माउंट एल्ब्रुस का स्थान है जो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस है। और वो पता है कहाँ है? ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना इसका, ग्रेटर काकेकस, इसी में है। कभी पूछ ले कि लेसर काकेकस में है या ग्रेटर काकेकस में है, तो ग्रेटर काकेकस में। अब इसी से रिलेट करता हुआ लास्ट प्रश्न भी इसी से ऐड कर दिया मैंने। काकेकस पर्वत यूरोप और किस महाद्वीप के चौराहे पर स्थित एक पर्वत श्रृंखला है? तो ये देखिए, यह है कैस्पियन सी, कैस्पियन सागर, और यह है ब्लैक सी, काला सागर। ये पूरा फैला है, पूरा 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 काकेकस पर्वत। इसमें भी ये आपको अगर दिख रहा हो तो ये देखिए, ऊपर वाला पार्ट है इसका ग्रेटर काकेकस और ये नीचे वाला है दक्षिण वाला लेसर काकेकस। यही माउंट एल्ब्रुस है ग्रेटर काकेकस में। तो यूरोप और एशिया को ये, तो एशिया हो जाएगा इसका आंसर है। काकेकस पर्वत यूरोप और एशिया के संगम पर स्थित है, जो इन महाद्वीपों के बीच एक प्राकृतिक भौगोलिक सीमा के रूप में काम करता है। यह पर्वतमाला रूस, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान सहित कई देशों में फैली हुई है।
ग्रेटर काकेकस पर्वतमाला का उत्तरी भाग है, जबकि जो लेसर काकेकस है वो इसका दक्षिणी भाग है। और जो ग्रेटर काकेकस में स्थित माउंट एल्ब्रुस है, जिसकी ऊंचाई 5,642 मीटर है, वो सबसे ऊंचा स्थान है, यानी वो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस इसी ग्रेटर काकेकस में स्थित है, ऊपर वाले पार्ट में। काकेकस जो क्षेत्र है अपनी समृद्ध जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी और सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता है, जहां विभिन्न जातीय समूह और भाषाएं मौजूद हैं। तो ये 25 प्रश्न इसमें एडेड थे, मॉर्निंग में 15। ये 40 प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टेट के पीसीएस के लिए, आरओ के एग्ज़ाम के लिए भी, और यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम के लिए भी, जो इसी मंथ है, ठीक है, 24 मई को, 24 को है 25 को है। चलिए, तो इनकी प्रैक्टिस कर लेना। धन्यवाद।